In this part, we are going to see about the importance of statistics and the limitation of statistics. तो मतलब हमको ये समझना पड़ेगा कि statistics अगर important है तो क्यों है, क्यों हम उसको पढ़ते हैं एज अ सब्जेक्ट, और उसके limitations क्या हैं. हर चीज़ के अपने limitations होते हैं, वैसे statistics के भी कुछ limitations हैं. जैसे पहला इंपॉर्टेंस आपको बता रहा है क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम. जो भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम होता है, चाहे वो अनएम्प्लॉयमेंट हो, चाहे इन्फ्लेशन हो, चाहे किसी भी तरीके का इकोनॉमिक प्रॉब्लम हो, स्टैटिस्टिक्स क्या करता है, उस इकोनॉमिक प्रॉब्लम को थ्रू दी डेटा, जो भी डेटा है न्यूमेरिकल डेटा, उसके थ्रू उस प्रॉब्लम को बता. जैसे हम कह रहे हैं कि इन्फ्लेशन चल रहा है 5.4%, सपोज ये सपोज फिगर है. अब इन्फ्लेशन हो जा रहा है, सपोज आपका अब प्रपोज है 6.4%. इसका मतलब हम सीधा तुरंत देख के समझ सकते हैं कि इन्फ्लेशन बढ़ रहा है डेटा की मदद से. ऐसे हम बोल दें इन्फ्लेशन बढ़ रहा है तो क्या रेट से बढ़ रहा है, कितना बढ़ रहा है, उसके हिसाब से तो अंदाजा लगेगा ना कि पहले प्राइस क्या रही होगी, अब क्या हो रहेगी. तो ये पहला इसका इंपॉर्टेंस है. दूसरा बोलता है वर्किंग आउट कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप. तो स्टैटिस्टिक्स क्या करता है, इकोनॉमिक्स जो इकोनॉमिस्ट रहते हैं वो क्या करते हैं, दे ट्राई टू फाइंड आउट दी कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट सेट्स ऑफ डाटा थ्रू जो डिफरेंट सेट्स ऑफ डाटा हैं, और उसमें थ्रू जैसे स्टैटिस्टिकल जो अप्रोचेस या मेजर्स होते हैं उसके थ्रू वो अप्लाई करते हैं, और उनके बीच में कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप पता करने की कोशिश करते हैं. कि सपोज मीन निकाल लिए कि हाँ ये डेटा इतना इतना चला आ रहा है पॉपुलेशन का, उसका मीन निकल गया, या मीडियन निकाल लिए, या फिर हार्मोनिक मीन या ज्योमेट्रिक मीन निकाल लिए कि हम देखेंगे किस तरीके से काम कर रहा है. फिर आपका इकोनॉमिक फोरकास्टिंग. इकोनॉमिक फोरकास्टिंग सिंपली कह दें इकोनॉमिक प्लानिंग से रिलेटेड होता है. यानी कि सिंपल अगर कहा जाए कि जो भी हम प्लानिंग करते हैं उसी को फोरकास्टिंग में कन्वर्ट किया जाता है. फोरकास्टिंग मतलब फ्यूचर को प्रेडिक्ट करना. तो इकोनॉमिक फोरकास्टिंग मतलब आने वाले समय में क्या होने वाला है इकोनॉमिक सेंस में, जैसे जीडीपी बढ़ेगी कि नहीं, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा कि नहीं, उसके बाद इन्फ्लेशन का क्या इफेक्ट रहेगा, नेशनल इनकम, पर कैपिटा इनकम, इन सब चीज़ों पे क्या रहेगा. तो उसमें स्टैटिस्टिक्स हेल्प करता है बाय एनालाइजिंग दी डेटा. जो डेटा है हमारे पास उसको एनालाइज करना, उसको प्रोसेस करना, तो वो आपको इकोनॉमिक फोरकास्टिंग में हेल्प करता है. उसके बाद है फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसीज. चौथा पॉइंट है आपका फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसीज. का मतलब क्या होता है, जो भी पॉलिसीज बनती हैं, जैसे आपने कई सारे पॉलिसीज हैं, लॉ ऑफ डिमांड है, लॉ ऑफ सप्लाई है, फिर आपका माल्थस के नियम है, आपके माल्थस लॉ ऑफ पॉपुलेशन है, फिर ऐसे कई सारे और हैं जो कि जनरल है, जिसका यूज जनरल है, बट उसमें स्टैटिस्टिक्स का यूज हुआ है, और ये जरूरी भी है. बिना उसके आप डेटा को सिंप्लीफाई नहीं कर सकते. तो स्टैटिस्टिक्स तो यूज होता ही होता है. हम न्यूमेरिकल इकोनॉमिक्स करते हैं, इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं, डिमांड के न्यूमेरिकल हैं, कॉस्ट के हैं, रेवेन्यू के हैं, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, पूरा न्यूमेरिकल चैप्टर इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई. तो इन सब में स्टैटिस्टिक्स का यूज होता ही होता है. और आखिरी आपका इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम. तो इक्विलिब्रियम एक ऐसा पोजीशन होता है जहां पे प्रोड्यूसर एक पर्टिकुलर स्टेट में हो जाए. जैसे ये डिमांड कर्व हो गया, ये सप्लाई कर्व, ये हमारा है मार्केट इक्विलिब्रियम. ये इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, इक्विलिब्रियम प्राइस. तो ये इक्विलिब्रियम को पढ़ने के लिए भी स्टैटिस्टिक्स आपकी मदद करता है. आप टेबल्स बनाते हैं, फिर इक्विलिब्रियम फाइंड आउट करते हैं, उसमें स्टैटिस्टिक्स बहुत हद तक मदद करता है. तो ये रहा आपका इम्पोर्टेंस का पार्ट. अब हम देखते हैं आपका लिमिटेशन का पार्ट. तो सबसे पहले जो पहला जो लिमिटेशन आपका बता रहा है स्टैट्स में, वो है स्टडी ऑफ न्यूमेरिकल फैक्ट्स ओनली. यानी स्टैटिस्टिक्स केवल और केवल न्यूमेरिकल डेटा को ही प्रोसेस कर पाता है, क्वालिटेटिव डेटा से उसका कोई मतलब नहीं है. दो टाइप के डेटा होते हैं ना, एक आपका होता है क्वालिटेटिव, हाँ लिखते हैं, एक होता है क्वालिटेटिव और एक होता है क्वांटिटेटिव. क्वालिटेटिव मतलब जस्ट लाइक कोई चीज अच्छा है, कोई बुरा है, कोई ऑनेस्ट है, डिसऑनेस्ट है, ये सब क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं. और क्वांटिटेटिव मतलब 30%, 40% या नंबर, जो न्यूमेरिकल डाटा. तो स्टैटिस्टिक्स केवल और केवल जो है न्यूमेरिकल डाटा, जिसको हम क्वांटिटेटिव भी कह सकते हैं, उसमें ये हेल्प करता है, यानी उसी को पढ़ता है. यानी उसके अलावा कोई डेटा है तो उसको नहीं पढ़ता है. फिर स्टडी ऑफ एग्रीगेट्स ओनली. देखिए स्टैटिस्टिक्स कभी भी एक डेटा पे काम नहीं करता. फॉर एग्जांपल अगर कोई डेटा हमने लिख दिया, सपोज यहाँ पे 1, इस पे अब कहते हैं कि आप स्टैट्स का कुछ बता दीजिए कि 1 का सिंपल क्या सिंपलवाइज करेगा, या 1 का मतलब क्या होगा, तो आप कुछ नहीं बता सकते. लेकिन ऐसे कई सारे डेटा हैं, 1, 5, 7, 9, ऐसे करके मैंने कहा इसका मीन निकाल दीजिए, इसका एवरेज निकाल दीजिए, आप निकाल देंगे.
यानी स्टैटिस्टिक्स सिंगल पे नहीं कोई वर्क करता है, एग्रीगेट होना चाहिए, होल कई सारा डेटा होना चाहिए, तो ही स्टैटिस्टिक्स काम करेगा। अच्छा, उसके बाद फिर नेक्स्ट हम देखते हैं प्रोन टू मिसयूज। प्रोन टू मिसयूज का मतलब होता है कि स्टैटिस्टिक्स का मिसयूज लोग कर लेते हैं, क्योंकि डेटा तो डेटा होता है। अब आप उसको पॉजिटिव सेंस में ले रहे हैं कि नेगेटिव सेंस में ले रहे हैं, किस और उस सेंस को लेने के बाद आप दूसरे को किस सेंस में बता रहे हैं, उस केस में डेटा को वेरीफाई लोग करता है। तो यहाँ पे कई बार ऐसा देखा गया है कि लोग इसका मिसयूज भी कर लेते हैं डेटा का। जैसे फॉर एग्जांपल अनएम्प्लॉयमेंट का कोई डेटा निकला है या जीडीपी ग्रोथ का कोई डेटा निकला हुआ है, तो अनएम्प्लॉयमेंट बता रहा है कि मान लीजिए 16% सपोज अनएम्प्लॉयमेंट का रेशियो है। अब कोई बोल रहा है कि पिछले साल अनएम्प्लॉयमेंट जो था वो कम था, तो मान लीजिए 14% था, अभी ज्यादा है। तो अब उसको अलग अलग तरीके से लोग प्रिटेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो वो यहाँ पे आपका है कि प्रोन टू मिसयूज, मतलब मिसयूज इसका किया जा सकता है। उसके बाद कैन बी यूज्ड बाय एक्सपर्ट्स। हर आदमी को स्टैटिस्टिक्स समझ में नहीं आता जब तक कि आप उसको पढ़ेंगे नहीं, उसके बारे में जानेंगे नहीं। कोई भी ऐसा लिख दिया नंबर 1579, तो उस नंबर से हम क्या डिनोट करेंगे, क्या समझते हैं? कुछ नहीं। तो इसलिए स्टैटिस्टिक्स को समझने के लिए ये जरूरी है कि आपको उसकी नॉलेज है। एक्सपर्ट का मतलब ये नहीं है कि आप बहुत एडवांस हो, मतलब नॉलेज होनी चाहिए कि हाँ ये कहना क्या चाह रहा है, ये चीजें निकलती कैसे। जैसे कोरिलेशन क्या बताता है, दो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशन, तो उसके हम फॉर्मूलाज देखते हैं, तमाम चीजें देखते हैं, तो वो कैसे बता रहा है, वो आपको एटलीस्ट उसका बेसिक नॉलेज होना चाहिए कि उसका आंसर आया सपोज पॉजिटिव में है, तो कितना अच्छा रिलेशन उनके बीच में है ना। कोरिलेशन में है ना कई सारे डिग्रीज हैं, हाई मॉडरेट ऐसे करके, तो कितने पे हम मॉडरेट मानेंगे, कितना पे हम हाई मानेंगे, कितना पे लो मानेंगे, कितने पे नो कोरिलेशन या जैसे जीरो आ गया, तो वो चीजें हमें जानकारी होगी तो ही हम जान सकते हैं। फिर होमोजेनिटी ऑफ डेटा, मतलब जो डेटा है वो आपका होमोजीनियस होना चाहिए। अब एक डेटा आपका रिलेटेड है डिमांड से, एक डेटा रिलेटेड है सप्लाई से, या एक डेटा हम कहते हैं रिलेटेड है पब्लिक एक्सपेंडिचर से, एक डेटा रिलेटेड है टैक्स से, तो उसका कोई काम नहीं हो सकता ना। जो भी डेटा होगा वो रिलेटेड होना चाहिए एक ही ग्रुप में। होमोजेनिटी मतलब समानता, तो जो भी डेटा है वो एक समान होना चाहिए, तो ही आपका ये स्टैट्स उस पर वर्क करेगा। फिर विदाउट रेफरेंस रिजल्ट्स में प्रूव टू बी रॉन्ग, यानी बिना रेफरेंस के टू जो भी आपका स्टैटिस्टिक्स है, टू अंडरस्टैंड द कंक्लूजन्स प्रिसाइजली द सर्कमस्टांसेस एंड कंडीशंस, यानी जो भी कंडीशंस रखे गए थे वो कंडीशंस को प्रॉपर पता होना चाहिए। अगर वो कंडीशंस नहीं पता है तो स्टैटिस्टिक्स आप यूज ही नहीं कर सकते। तो ये कुछ आपके लिमिटेशंस हैं स्टैटिस्टिक्स के। आई होप ये बेटर समझ में आ गया होगा। ये हमारा पहले वाले वीडियो का सेकंड पार्ट था, यहाँ पे आपका पहला चैप्टर पूरा होता है। नेक्स्ट वीडियो हम देखेंगे अपना कलेक्शन ऑफ डेटा पे, प्राइमरी डेटा, सेकेंडरी डेटा, उस पर देखेंगे।